बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले क्या है माहौल, देखिए हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और जम्मू कश्मीर में सियासत इस वक्त गर्म है और होनी भी चाहिए क्योंकि 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के साथ साथ मामला होता है कुर्सी का। जी हां, किस्सा कुर्सी का मैं आप सभी का स्वागत। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त किस तरह से सियासत चल रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन कुर्सी पर काबिज होगा वो दिखा रहे हैं और इसी के लिए आज पहुंचे हैं हम जम्मू कश्मीर के ही एक कोटली कॉलोनी में। जी हां, एक पहले तस्वीर आप दिखाऊं तो पीछे ये आप देखेंगे, ये वो शहीद स्मारक है जो कोटली में शहीद हुए उन हिंदू परिवारों के लिए बनाया गया है, जी याद में बनाया गया है, जिन्होंने 1947 में जब पाकिस्तान के दरिंदों ने उन पर हमला किया, उन पर उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, लोगों को मौत के घाट उतारा, वो वहां से भागने पर मजबूर हुए और उनको सहारा मिला जम्मू कश्मीर के इस कोटली कॉलोनी में। कब ये इसका निर्माण हुआ, कैसे यहाँ की सियासत है और खासतौर पे इस बार के चुनाव इसलिए इन लोगों के लिए खास हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जब इनको पलायन कर कर यहाँ आना पड़ा तो पहली बार हो रहा है कि इनको विधानसभा में एक नॉमिनेटेड सीट देने का सरकार ने जो है वो वादा किया है। और मेरे साथ बात करने के लिए वो तमाम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से अपना घर बार छोड़कर जो है पलायन करके यहाँ पहुंचे वो लोग हैं और इन लोगों से बात करेंगे कि जानेंगे आखिरकार इतने सालों से किस तरह से जिंदगी ये व्यतीत कर रहे हैं, कैसे अपने परिवार के लोगों से, अपने घरों, अपनी ज़मीनों से दूर इनका यहाँ पर गुजर बसर हो रहा है और कैसे इस बार की सियासत में ये एक अहम रोल निभाने वाले हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कोटली में क्या हुआ था, आपके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोटली कॉलोनी से कहा जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये कौन है? जी, जो यहाँ पर सब लोग रह रहे हैं और आपके साथ जो आप देख रहे हैं साथी बैठे हैं, जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, जो आज भी पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्षेत्र था कोटली। तो सब लोग जो कोटली के लोग थे, जब अगस्त और सितंबर के बीच में 1947 में, खास करके 15 अगस्त के बाद जब पार्टीशन हुआ, तो 3 रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यह भारत के अंदर विलय नहीं हुई थी। हैदराबाद और जूनागढ़ क्योंकि सेंट्रल इंडिया में रहती थी और यह बॉर्डर स्टेट थी, तो पाकिस्तान की एक हवस थी कि अधिक से अधिक लैंड कैसे ऑक्युपाई किया जाए। कबाइलियों के वेश में उन्होंने सैनिक भेजे और जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। छम, जोरियाँ और मीरपुर से होते हुए वह कोटली क्षेत्र में आए। कोटली के अक्टूबर मास में जब देखा कि वहाँ के जो लोग थे वो उनका जो दबाव था उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और आर्मी के भी जो 104 लोग थे उसमें से 52 किसी अन्य जाति के थे, 52 हिंदू संभाल नहीं पाए। तो उन्होंने कहा भैया अब आप अपना, हम आपको नहीं बचा पाएंगे, आप अपना रास्ता ढूंढिए और जम्मू की तरफ प्रोसीड कीजिए। कुछ लोग अमृतसर की तरफ चले गए, कुछ जम्मू की तरफ चले गए और जो जम्मू में आए वो लोग यहाँ पर आ गए और उन्हीं के नाम से ये कोटली इलाका कहलाया जाता है। वो दर्द आज भी सीने में होगा, मगर उस दर्द पे जख्म जो थे उस पे क्या भारत में सरकार ने मरहम लगाया है? जी नहीं, उस समय की सरकार में मैं बहुत छोटा सा था, मुझे याद है उस समय मैं दिल्ली में था और ट्रकों में भर के हम लोग गए थे नेहरू जी के पास में। लेकिन समस्या क्या थी कि एजेंडा इतना समझ नहीं था लोगों को, एजेंडा प्रॉपर ना होने के करके और उनकी जो उस समय की सरकार थी कांग्रेस की, उनकी मंशा ठीक ना होने के करके उन्होंने हम लोगों का कोई भी ख्याल नहीं किया। जितने आज आप लोग देख रहे हो बेचारे ज़मीन से उठे हैं, किसी ने रजाइयाँ लगन दी हैं, किसी ने मजदूरी का काम किया है, किसी ने रोड साइड वेंडिंग का काम किया है और धीरे धीरे अपने बच्चों को एजुकेट किया है और आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि अपना भरण पोषण जो है इज्जत के साथ कर पा रहे हैं। आपसे वापस बात करूंगा, मेरे साथ इस वक्त कुछ और लोग हैं। ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने आज भी उस जख्म को सीने में कुरेदे रखा है ताकि ये उस चीज़ को याद रखें कि इनके साथ क्या हुआ और इस चीज़ के लिए ताकि इनके बच्चे, ये ना सही इनके बच्चे वहां अपने ज़मीनों पर, अपने घरों पर वापस जा सके। मेरे साथ इस वक्त कुछ और लोग हैं। राजीव जी हैं। राजीव जी, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपके लोगों ने बड़ी मुशक्क़त की है। अब जब चुनाव होने वाले हैं 10 साल के बाद, आपके इलाके में भी सुना है इस बार पहली बार मेरे ख्याल में आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ही एक कैंडिडेट को यहाँ पे दिया गया है। क्या मानते हैं, माहौल क्या चल रहा है और पीओके के लोगों में कितनी खुशी है
जिन लोगों को अब आखिरकार एक सीट, एक हालांकि कम है मगर एक सीट देने की बात सरकार ने कही। देखें, जो सीट देने की बात की है उसका और यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं उसका कोई लेना देना आपस में नहीं है, क्योंकि वो जो सीट देनी है वो चुनावों के बाद उसकी नॉमिनेशन होनी है। वो हमारे ही परिवारों में से किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा। ये स्वागत योग्य बात है। हालांकि हमने कहा था कि 8 सीटें मिलनी चाहिए, इसके लिए कई कमेटियां और कमीशन रिकमेंड कर चुके हैं। जहां तक रही इस इलाके की बात, तो निश्चित तौर पर यहाँ जो उम्मीदवार उतारा गया है भाजपा द्वारा वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है, तो निश्चित तौर पर हम लोग सब वहीं के हैं, तो एक खुशी होती है कि हम तो सीटें इसीलिए मांग रहे हैं कि सड़कों पर लड़ने के बजाय हमारा सदन में आवाज़ उठे। तो अगर ये व्यक्ति वहाँ जाते हैं तो एक आवाज़ वहाँ जाती है, निश्चित तौर पर जाती है। जरूरी क्यों हो जाता है आपका व्यक्ति अंदर जाना? मतलब लोग ये समझते होंगे कि कोई भी जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आपका अपना होगा तो क्या फर्क हो? फर्क पड़ता है। 70 सालों से अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, इसीलिए नहीं सुनी गई कि जो व्यक्ति, जो लोग यहाँ से जीत कर गए, उन्होंने ईमानदारी के साथ हमारी कभी बात नहीं की। अगर कोई आदमी अपना बिरादरी का होगा, हम उसको पकड़ेंगे, उसको इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि इन्हीं सारी बिरादरी ने तेरे साथ खड़े होकर तेरा साथ दिया था, तो इनकी बात सदन में रखी जानी चाहिए, क्योंकि जो सदन में होगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। जो हम सड़कों पर कहेंगे वो सुबह सुनकर लोग शाम तक भूल जाएंगे। इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर अपना नुमाइंदा होना निहायत ज़रूरी है। पुराने वक्त को जब याद करते होंगे, अपने पिता की, अपने लोगों की बात जब याद आती होगी, तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कोई सरकार तो ऐसी आए जो आपको अपने घर पहुंचाने की बात करे। देखिए, कौन नहीं चाहता कि अपने घर वापस ना जाए, लेकिन आज 70-75 साल हो गए हैं, ये सिर्फ ढकोसले की बातें होते रही हैं। भेजा तो आज तक किसी ने है नहीं वहाँ पे। आज जहाँ मीरपुर, जहाँ कह रहे हैं वापस अब वहाँ भेजेंगे, वहाँ मीरपुर तो मंगला डैम बन चुका हुआ है। वहाँ मीरपुर में हम डूबने जाएंगे वहाँ पे? मुझे ये चीज़ चाहिए ना भाई। आज बड़ी बड़ी बातें श्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं पीओजे के खाली कराएंगे। कहाँ खाली कराएंगे, कहाँ भेजेंगे हमें? ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इनको ठोस बात करनी चाहिए। क्यों कि दर्द होता है जो आज 1947 के जो उजड़ के आए हैं ना। लगा है कुछ आपके जो घर थे, जहाँ जमीनें थी, उसका क्या हुआ? कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ जुबानी बातें होती हैं। लेकिन इतना पता है, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इतनी प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ के आए हैं, इतनी प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ के आए हैं। हम वहाँ बिजनेस करते थे। कोई कहते थे हमारे पास जो बुजुर्ग थे, गिरदावर थे, तहसीलदार थे, वो सब खत्म हो चुका है। बिल्कुल सब खत्म हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या अगर मौका लगे, सरकार चाहे, तो आप लोगों की जो जमीनें, जो मकान, जो अपने रिश्तेदार जो वहां रह गए, शायद जो नहीं आ पाए, उन तक पहुंचा जा सकता था आज तक पहले जो हुआ? अगर सरकार ये एक तहैया कर ले कि इन लोगों का वो इलाका जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो खाली करवाना है, तो हमारे अपने राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने बोला भी था कि वो हमें इलाका वापस लेना है। तो हम तो इसमें खुशी खुशी जाएंगे, अपनी जो हमारे पुराने घर हैं। और हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट और हमारे नुमाइंदे और भी जाएं। जो नुमाइंदा चुनने जा रहे हैं, इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि वो नुमाइंदा सदन में ये भी उठाए कि पास तो हो गया कि पीओके अपना हिस्सा है, अब पीओके जाना भी है, पहुंचाना भी है। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है पहुंचाना। लेकिन जब हमारा नुमाइंदा असेंबली में जाएगा, वो उधर अपनी आवाज़ उठाएगा कि हमारा वो जो अपने होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, उन्होंने कि वो इलाका के खाली करवाएंगे, तो वो कराएं। हम खुशी खुशी जाने को तैयार हैं। क्या लगता है आना कैसा नुमाइंदा चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे रेफ्यूजियों की आवाज़ असेंबली तक पहुंचे, इसीलिए हमने रेफ्यूजी एक कैंडिडेट खड़ा किया है। इस समय रेफ्यूजियों के 5 कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जम्मू में 4 और एक नौशहरा में। ये हमारी आवाज़ बन के वहाँ जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इन्होंने आगे भी रेफ्यूजियों के लिए काम किया, वहाँ भी ये आवाज़ उठाएंगे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। आवाज उठाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जब लोग रह रहे थे तो इन लोगों की जमीनें, अपने घर, अपने परिवार थे, मगर जिस तरीके से 1947 में हुआ वो आज तक ऐसा था कि शायद इनको भूलना इनके लिए संभव नहीं है। क्या लगता है
इस बार चुनावों में मुद्दा क्या रहने वाला है, किस चीज को क्या सोचकर वोट आप डालेंगे और कितनी पॉपुलेशन होगी आप लोगों की इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस जगह हम बैठे हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो सोच रहेगी वो ये है कि 370 आर्टिकल इस गवर्नमेंट ने हटाया, 35 से हटाया। इस सरकार हमने 70 सालों में झेला अपने रिफ्यूजियों का। हमें कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी जिसने जो कोई मुआवजे का एक पैसा भी दिया हो। मोदी सरकार ही थी जिसने हमें 5.5 लाख रुपए दिया। यही इशू थे हमारे कि जो हमें दिया गया। तो अब हमारा यही कहना है कि आने वाला जो समय है, हमारा कैंडिडेट अरविंद गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, हमारे यहाँ से जीत से जाएगा और वहाँ पे सदन में पुरजोर से हमारी आवाज़ रखेगा। इसका हमें तय दिल से यकीन है। जिस तरीके से आपने बताया मुझे कि आपके लोगों को जब वहाँ से भागना पड़ा, आपके बुजुर्गों ने जो आपको बताया, क्या उस वक्त कोई प्रयास होते तो लगता है कि वो इलाका वापस लिया जा सकता? जी, ये नेहरू जी अगर यूएन में नहीं जाते ये प्रयास हो सकते थे। दूसरा क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक रीजन ऐसा था, जैसे महाराजा हरि सिंह निकले और जो कनेक्टिंग पुल थे उन लोगों ने वो तोड़ दिए। तो आर्मी को आपने जब उसके बाद में सीज़ फायर कर दिया, अगर वो सीज़ फायर ना होता तो ज़मीनें कब्जे से हमारे कब्जे में वापस आती। दूसरी जो आपने बात कही कि क्या हमारे लोग जाएंगे वहाँ पर, एक समय की बात है, अटल जी मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे तो मैंने उनके आगे ये बात रखी कि अटल जी, इस टाइम इतनी स्थिति ख़राब है, जो फौजी रिटायर होते हैं क्यों ना सरकार ऐसा कुछ निर्णय करे कि बॉर्डर पे उनके घर बसवा दे, जिससे कि हमारा देश थोड़ा सा और ज़्यादा सुरक्षित हो जाए। तो कहते हैं जो फौज की नौकरी करके बेचारा आप अपने घर आया है, क्या दोबारा हम उसको उस मुसीबत में डाल दें? तो ये उनके शब्द थे। यानी कि जाना हर कोई चाहता है, लेकिन परिस्थितियाँ भी तो अनुकूल होनी चाहिए। आप आज अगर गूगल में चले जाओ और कोटली का दृश्य देखो, इतना बढ़िया कोटली क्षेत्र था, एक तरफ पहाड़, आज भी आप देखिए गूगल में, और जो अब बस्तियां बसी हुई हैं, सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है और एक उसके साइड में मस्जिद बनी हुई है और नीचे नदी जहाँ से पानी लाते हैं। बिल्कुल दुख होता है। मैं टोटल कोटली, और आज जब भी आप टीवी पे देखते हो, आप लोग ही बाइट चलाते हो ना, उग्रवादियों ने हमला किया, वो उग्रवादी कोटली से आए थे, तो इसका मतलब आज वो कोटली जो है उग्रवादिस्तान बन चुका है, आतंकियों के अड्डे बन चुके हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके के हालात आप लोगों ने देखे 1947 से पलायन करने के बाद, क्या सोचते हैं कि वो जिंदगी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, या जो नया नुमाइंदा चुनेंगे वो सोचे? जो हम नया नुमाइंदा चुनने जा रहे हैं, हमें इनसे बहुत तवक्को है कि हमारी जो आवाज़ है असेंबली में गूंजेगी और हम निशाना व निशाना जो 70 साल से डिप्राइव हो रहे हैं, तो हमारी आवाज़ इनके थ्रू जम्मू कश्मीर असेंबली में ज़रूर गूंजेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जाएगी। जी, क्या काम है जो आपको लगता है जो आपके काम नहीं हो पाए, जो होने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हम बेसिक ज़िंदगी से ही महरूम रहे। तो जब आदमी अपना घर छोड़ देता है तो बाहर आकर बसना और उसके लिए रहन सहन का बंदोबस्त करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे हमारे भाई साहब ने बतलाया कि हमने सड़कों के किनारे, किसी ने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली, किसी ने अपने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली, किसी ने शाबा लगा लिया, किसी ने सब्जी की दुकान। ऐसी ज़िंदगी बसर करने से तो बेहतर है कि मर जाना अच्छा है। मगर फिर भी हमने हिंदुस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ प्यार रखा और यहाँ पर हम 70 साल से बने आ रहे हैं। मगर अभी भी बहुत तवक्को है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचेगी, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारी नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर असेंबली में हो। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहूँगा एक बार फिर से कि क्या लगता है उस वक्त की सरकार अगर गंभीरता से सोचती या उसके बाद सोचा जाता तो शायद एक तस्वीर अलग होती। जो आज पीओके के लोगों को दरबदर होना पड़ रहा है, 25 सीटें तो वहाँ रखी गई हैं, उनको आज एक खोली गई है, वहाँ पहुँचने को भी प्रयास होते तो शायद पहुँच गए होते। देखें, देश ये कहता है कि बंटवारा इसलिए हुआ कि 2 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन हम लोग कहते हैं 2 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे, 3 उम्मीदवार थे। इसलिए 3 अलग अलग जगह कार्व की गई। पाकिस्तान बनाया गया जिन्ना के लिए, हिंदुस्तान बनाया गया पंडित नेहरू के लिए, और कश्मीर बनाया गया जनाब शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 3 प्रधानमंत्रियों के लिए 3 गद्दियाँ सजाने के लिए हमारे खून की होली खेली गई। ये बड़ी दुखद बात है और दुख होता है इस बात का। इतिहास इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगा इन लोगों को। ये चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन कोई इसको खंगाल कर बाहर लाए।
तीन जब ये गद्दियां बुनने की आप बात कर रहे हैं, क्या उन तीनों जो प्रधानमंत्री थे उनकी तरफ से कभी कोशिश हुई कि ये जो कत्लेआम हुआ था या उसको रोका जा सकता था, या जो कत्लेआम होने के बाद परिस्थितियां जो है वो बदली जा सकती थी? क्योंकि इस डिवाइड ने लोगों को तो अलग कर दिया, भाई को एक भाई हिंदू बन गया, एक मुस्लिम बन गया, ये सच्चाई है ना? देखें, आप जो कह रहे हैं ना, कोशिश जिन लोगों ने कत्ल करवाए वो रोकने के लिए कोशिश करते। मुझे एक बात बताएं, कश्मीर श्रीनगर सिटी तक कबायली आ चुके थे, हमने खाली कराया, हमने उड़ी खाली कराया, हमने करनाल खाली कराया। हम क्यों जाके मुजफ्फराबाद के मुहाने पर रुक गए? हमने क्यों मीरपुर को वापस नहीं आने दिया? इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि वहाँ का मुस्लिम जो था वो पहाड़ी मुस्लिम था, और अगर वो पहाड़ी मुस्लिम आज यहाँ होता तो ये शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनका परिवार कहीं दिखाई ना देता, क्योंकि कश्मीरियों की अक्सरियत ना होती, पहाड़ियों की अक्सरियत होती। इसलिए एक साजिश हुई, और इसमें ये सारे जितने भी प्लेयर जिनका मैंने नाम लिया है, जिन्होंने तीन गद्दियां सजाई, ये इतिहास इस बात का भाई साहब साक्षी है कि हमारे खून की होली खेली गई इन तीन लोगों को वहाँ गद्दी नशीन करने के लिए। ये बड़े शर्म की बात है। अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, वापस आएगा। कितना विश्वास जो है वो पीओके के लोग जो विस्थापित हैं उनको है? देखें, निश्चित तौर पर आना चाहिए। मेरे एक साथी ने अभी यहाँ कहा, दुख हमें क्या होता है, कोटली, भिम्बर, मीरपुर, वहाँ पर जनाब मिलिटेंट जो हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, और हिंदुस्तान में आकर वो हमारा खून बहाते हैं। क्या हमारा खून नहीं खोलता कि जिस जगह के हम नागरिक हैं, जहाँ हमारे पुरखों ने जन्म लिया, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? तो निश्चित तौर पर खाली होना चाहिए। खाली होगा तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा, और जल्द से जल्द करना चाहिए। ये सारी जनता जो है ये भारत सरकार के उस निर्णय के साथ खड़ी हो जाएगी, अगर भारत सरकार ऐसा कोई निर्णय करती है तो। कुछ और लोगों से बात करने के प्रयास करता हूं। आप लोग भी उसी गांव से, उसी शहर से उजड़कर आपके पूर्वज जो है यहाँ पहुंचे। अब चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, क्या लगता है जो पीओके को एक सीट दी गई है वो काफ़ी है या कुछ और होना चाहिए? सरकार इस पे बात करेगी। और दूसरी चीज़, जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो रहे हैं तो इसमें जो नुमाइंदा चुनेंगे, क्या सोचकर चुनेंगे? आपकी आवाज़ सिर्फ यहाँ गलियों नालियों की बात करें या उस आवाज़ को भी बुलंद करें? नहीं, उस आवाज़ को भी बुलंद करें। एक सीट से क्या होता है, 8 सीटें अब मांग रहे हैं तो एक सीट वो भी उन्होंने नहीं दी। वो तो अब कुदरती उन्होंने दे दी, पता नहीं कैसे दे दी। पता तो सब लोकल इधर के ही होते थे MLA। ये काफ़ी नहीं है? काफ़ी है ये। क्या लगता है, क्या मुद्दे क्या हैं आपके लिए इस बार जब चुनाव हो रहे हैं, तो क्या सोचकर वोट डालने वाले हैं? हम तो उसी नुमाइंदे को वोट देंगे जो हमारे हक में लड़ेगा। हम इसलिए वो नुमाइंदा भेज रहे हैं ताकि वो हमारा जो मसले हैं रिफ्यूजियों के ये हल हो, वहाँ पर जाके वो आवाज़ हमारी बुलंद करें, यही कहना चाहता हूँ। आवाज़ बुलंद करें। बड़े सालों के बाद आपको एक स्थानीय जो नेता है, यहाँ का कैंडिडेट है, वो है, या लगता है कि पार्टी विशेष को देखा जाएगा कि नुमाइंदा देकर? बात यह है कि पार्टी को जो नुमाइंदा खड़ा किया है वो रिफ्यूजियों से है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों का सही तरह से आज तक विस्थापित ही रहे, हम सही तरह से हम आबाद नहीं हो सके, वो वहाँ जाए, आवाज़ उठाए, ताकि हम लोगों को सही तरह से आबाद किया जाए। और अगर वो पीओके लेते हैं तो हम सारे लोग जाने के लिए वापस तैयार हैं। वहाँ का कुछ याद है? अब घर वालों से सुना होगा। से ये सुना है कि हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत से आदमी जिंदे जलाए गए। बुज़ुर्ग हमारे सुनाते थे कि जब हम वहाँ से निकले हैं तो रात भर हम लाशों पर चलते रहे। मेरे अपने जो मामा, दूसरा तीसरा जो गांव था वो, उसके बहुत से आदमियों को ज़िंदा जलाया गया। मेरे नानके के तकरीबन 17 आदमियों को ज़िंदा जला दिया गया। उस हालत में हम वहाँ से निकल आए हैं, और बुज़ुर्ग हमारे कहते थे कि हम रात भर लाशों पर चलते रहे, इतने लोग हमारे मारे गए हुए हैं, और आज तक हमको सही तरह से आबाद नहीं किया गया। इतने साल हो चुके हैं, सही मायने में वापस आबाद नहीं हो पाए हैं। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, तो इस चुनाव की विधानसभा जब बनेगी चुनावों के बाद, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आवाज़
उठेगी, नुमाइंदा किस तरह का चुनने वाले हैं और क्या एक सीट जो आपको मिलने वाली है उसके अलावा भी कुछ और बेहतर होना चाहिए और विधानसभा में जो जाए वो इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात तो उठती है, मगर पीओजेके से जो आए हैं उनकी घर वापसी को लेकर कोई कंक्रीट प्लान दिख नहीं रहा। ऐसा मैं सोचता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने अपने रक्त से कश्मीर पीओजेके की धरती को लाल किया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और वहाँ से विस्थापित होकर वो यहाँ आए हैं। वो विस्थापना का दर्द जो होता है वो उन्होंने झेला है, हमने नहीं, हमारे बुज़ुर्गों ने। लेकिन हम उनके लिए आज तक क्या कर पाए हैं, हम उनके लिए कौन सी कैसी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए हैं, लेकिन वो तो हमें मालूम नहीं। लेकिन आज हमारा एक उम्मीदवार है, हमारा पीओजेके का भाई है, हमें बहुत से उम्मीदें हैं कि अब कुछ होगा, या तो पीओजेके हमें वापस मिलेगा, उसके लिए जंग होगी। अगर पीओजेके वापस हुआ तो हमारे घरों के परिवार के कई सदस्य हैं जो ये देखना चाहते हैं कि हमारी कोटली कैसी थी, हमारा मीरपुर कैसा है, मुजफ्फराबाद कैसा है, और बहुत सी परेशानियां हैं। बहुत से उम्मीदवार यहाँ से आए, विधानसभा में चुनाव जीत कर भी गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, जो जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा, मुझे पूरा यकीन है। ये पहला ऐसा उम्मीदवार हमें मिला है। तो आप समझ सकते हैं ये खास शो जो इन लोगों के साथ हमने किया है उसका मकसद बड़ा साफ है। इन लोगों के दर्द को जो इन्होंने देखा है उस दर्द को ये याद रखे हुए हैं, क्योंकि बात जब होती है कि इन लोगों के विस्थापन के बाद इनको मरहम तो लगाने की कोशिश की जाती है, मगर उस मरहम से कुछ खास होने नहीं वाला, क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि जो वहाँ पर अपने आलीशान घर, अपने परिवार के वो लोग जो यहाँ शाम था वहाँ शमी बन गया, उस चीज़ को ये चाहते हैं कि वो ख़त्म हो और ये लोग अपने घरों में वापस लौट सकें। आज के किस्सा कुर्सिका में बस इतना ही। आपके सामने फिर एक नई जगह से जानेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है सत्ता के गलियारों में जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव के वक्त। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। पाकिस्तान एक तरफ अंदरूनी कलह से लाचार है तो वहीं पड़ोस